नमस्कार साथियों, मैं बलराज चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस नई क्लास में हम इतिहास पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उसी क्रम में आज हमारी नई क्लास है। और हमने कल तक पढ़ा था कि अरब आक्रमण किसने किया और वो अरबी हमसे लोग क्या क्या लेके गए और उनसे हमने क्या क्या लिए। ठीक, कल ये हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि मोहम्मद गजनवी जो है भारत कितनी दफ़ा आया, कैसे आए, क्या क्या कारण रहे उसके पीछे। ठीक, क्या क्या धारणाएं थी कि हिंदुओं राजाओं के ऊपर कटाक्ष थे। आज हम उनको भी क्लियर करेंगे कि कोई राजा उसका संघर्ष क्यों नहीं कर पाया, क्या कारण रहे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं बता दूं आप सभी लोगों को, वहीं पे एक जगह थी तुर्क। चलो हेडिंग डालते हैं, लिखते चलो, लिखते तुर्क। ठीक है, एक कम्युनिटी कह दो या कुछ भी कह लो, एक जनजाति कह लो या कुछ। ठीक, तुर्क लोग थे। तुर्क आप सभी जानते हैं कि हाँ, एक चीज़ बनाता हूँ। देखो कि मान लो ये हमारा इंडिया है। ठीक, यहाँ कौन से थे, जो आज का अफगानिस्तान का जो पार्ट है वहाँ पे कौन थे, तुर्क थे। ठीक है, कौन थे, तुर्क थे। तो उसे ही ऑलमोस्ट कह दिया क्या है, तुर्कमेनिस्तान। क्या बोल दिया, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्क पहले मुस्लिम नहीं थे, तुर्क पहले थे बौद्ध। कौन थे, पहले बौद्ध थे, बौद्ध थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहाँ पे संघर्ष हुआ अरबों के बीच में और तुर्कों के बीच में। संघर्ष हुआ। अरब तो सभी को पता है कि अरब मुस्लिम थे, इस्लाम थे, वो चाहते भी थे इस्लाम का प्रचार। ठीक है, तो जब अरब और तुर्कों के बीच में यानी बुद्ध के बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, तो क्या हुआ था कि ये तो कुछ चंद लोग थे, यानी कि संख्या में बहुत कम थे। कौन, तुर्क। तो हारा कौन, हार तुर्क गए। ठीक, हार गए तो क्या कर दिया गया, इन्हें स्लेब बना लिया गया, यानी गुलाम बना लिया गया। ठीक है, अब जैसे जैसे अब उन्हीं के साम्राज्य में अब इस पर राज्य किसका हो गया, इस्लामियों का, यानी अरबियों का, यानी मुसलमानों का। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बीतता गया। पहले गुलाम थे, गुलाम से फिर धीरे धीरे इनकी पोस्ट बढ़ती गई। ठीक, गुलाम से कुछ धीरे धीरे पोस्ट बढ़ती गई, आप ये समझ लो। ठीक है, तो पोस्ट इनकी जब बढ़ती गई तो अब इन्होंने क्या किया कि तुर्क में अब एक सर्वोच्च पद पर ये भी पहुंचने लगे, सर्वोच्च पद पर ये भी पहुंचने लगे। पहले गुलाम थे, फिर क्या किया, क्या हुआ कि अब ये नए थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे तुर्क की। तुर्क यानी कि अब इनके में एक वंश था यामिनी वंश। क्या था, यामिनी वंश। तुर्कों में एक वंश था यामिनी वंश। ठीक, तो वहाँ पे रूल कौन करता था, उसका नाम था, इस वंश का संस्थापक जो था अल्पतकीन था। कौन था, अल्पतकीन। ठीक है, तो ये समझ के चलना है आपको, तुर्क पहले बौद्ध थे। अब क्या हुआ, जब इनके बीच में संघर्ष हुआ तो ये भी इस्लामिक बन गए, यानी मुसलमान बन गए। ठीक, अल्पतकीन। अब अल्पतकीन कौन है, यानी कि यामिनी वंश का संस्थापक है, यामिनी वंश का संस्थापक है। ये 943 से यानी 943 एडी से 963 एडी तक इसने शासन किया। ठीक, इसने शासन किया। ठीक है भैया, इतना ही बात क्लियर हो गई। अब इसी का पुत्र है सुबुक्तगीन, इसी के बेटे का नाम है सुबुक्तगीन। ठीक है, इसी के बेटे, इसने शासन किया 997 एडी तक। ठीक, 977 एडी से 997 एडी तक, 977 से 997, 997 एडी तक इसका शासनकाल था। ये शासनकाल आपको याद रखने। ठीक है, तो अल्पतकीन का पुत्र था सुबुक्तगीन। अल्पतकीन ने वो कर दिया, अपना राज्य किया। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। अब सुबुक्तगीन जो था पहला तुर्की था जिसने भारत पर आक्रमण किया, पहला तुर्क जिसने भारत पर आक्रमण किया। भारत लिख लो इसको, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क। ठीक, ये हो गई, इतनी बात समझ में आई।
ठीक है, इसने ही पहला आक्रमण किया था भारत में। ठीक है, अब जब राज्यपाल के समय पे, यानी कि अपने भारत में हिंदूशाही राजा थे नॉर्थ साइड में, तो वहाँ पे राज्यपाल को के साथ इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब इसी सुबुक्तकीन का जो पुत्र है, सुबुक्तकीन का जो पुत्र है, उसी का नाम है मोहम्मद गजनबी। आज हमारा मुख्य टॉपिक यही रहने वाला है, मोहम्मद गजनबी। ठीक है, सभी कहते हैं इसने 17 आक्रमण किए, 16 आक्रमण किए। ठीक है, आज हम उन्हीं को सभी को समझेंगे। ठीक, मोहम्मद गजनबी, ठीक, इसी के पुत्र का नाम। अब ये थोड़ा मतलब बहुत बलशाली भी था, बलशाली भी नहीं कहेंगे, बहुत साहसी बहुत था। ठीक, मोहम्मद गजनबी जो है, ठीक, ये 998 AD से, ये कब से कब तक, 998 से 1030 तक, 1030 में इसकी डेथ हो गई थी 1030 में। ठीक है, 998 से 1030 में डेथ हो गई। तो अब इसी बीच में इसने भारत पर आक्रमण किए। तो सभी को पता होगा, सभी जानते भी होंगे, इसने बहुत सारे मंदिरों को लूटा। ठीक, बहुत सारे मंदिरों को लूटा। कारण क्या था कि सभी को पता था कि भारत में बहुत सारा धन यानी खजाना छुपा हुआ है। ठीक है, तो वही लालसा जो है, वही लालसा इसको आक्रमण करने की खींच लाई। इसको क्या करना था कि पूरे भारत पे राज्य करना था, पूरे हर जगह पे राज्य करना था। पैसा इसके लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक, पैसा इसके लिए इम्पोर्टेंट था कि खजाना, सभी जानते हैं कि भारत एक समृद्ध देश था प्राचीन समय में। ठीक, तो सभी भारत में आना भी चाहते थे, जबरन छीनना भी चाहते थे। ठीक है, तो मोहम्मद गजनबी 958 AD से 1030 AD तक, 1030 में तो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, कहा जाता है कि जब ये जाटों के विरुद्ध 1027 में आया था तभी इसको घायल कर दिया गया, इसके बाद ही इसकी मृत्यु हुई। बहुत सारी कहानियां हैं, हम सभी किताबों के बारे में, रेफरेंस के बारे में बात करेंगे कि किस किताब में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनबी हो गया भैया। अब इसने क्या किया कि पहले सभी को पता है इस्लाम में खलीफा थे, मैंने कल की क्लास में बताया था सुप्रीम कौन है इस्लाम में, खलीफा। ठीक, अब इसने खलीफा को एक चिट्ठी लिखवाई, पत्र लिखवाया कि अगर शब्द कुछ ऐसे लिखे, अगर खलीफा साहब मुझे सुल्तान घोषित कर दें तो मैं भारत पर आक्रमण करूंगा और जो भी धन आएगा और जो भी सुंदर स्त्रियां होंगी वो मैं खलीफा के लिए भिजवाऊंगा। ये किसके शब्द थे? ये थे मोहम्मद गजनबी के। ठीक, ये पहला व्यक्ति था जिसने खलीफा को पत्र लिखा और उनसे सुल्तान की उपाधि धारण करवाई। और जब ये पत्र पढ़ा खलीफा ने, जब ये पत्र पढ़ा खलीफा ने, तो खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि दे दी। ठीक, और आदेश भी दे दिया और सहमति भी दे दी कि वह भारत पर आक्रमण कर सकता है, कि वह भारत पर आक्रमण, क्योंकि सुप्रीम ऑर्डर तो था ना, वो तो खलीफा का ही था। ठीक, इससे पहले सुल्तान की उपाधि किसी को नहीं दी थी। जो सब थे बाकी में जितने भी थे वो लोकल के थे, कोई सूबेदार, कोई कमांडर, कोई कुछ। ठीक है, तो किसी को सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। ठीक, ये पहला व्यक्ति था जिसे सुल्तान की उपाधि मिली, सुल्तान की उपाधि मिली, सुल्तान की उपाधि मतलब टाइटल मिली। ठीक, और 2 उपाधियां और उसने दी थी, एक यामीन उद दौला, यामीन उद दौला, ठीक है, और एक और थी यामीन उल बिल्ला, ठीक है भैया। तो ये 2 उपाधियां और थी कि एक में बताया गया कि वह साम्राज्य का राइट हैंड है और दूसरे में वह मुसलमान का संरक्षक, ये मतलब टाइटल दे दिए गए उसे। ठीक, और उसे परमिशन मिल भी गई कि हाँ भाई भारत पर आक्रमण करना, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे भारत पर आक्रमण करने के। अच्छा, कोई काम करते हैं ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं ना, हमारे उद्देश्य तो होते हैं, पर्पस तो होता है ना। ठीक, तो उसका उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था? पर्पज उसका था कि भारत से धन लूटना,
भारत से धन लूटना और इस्लाम का प्रचार। ऑब्जेक्टिव भारत से धन लूटना, या ये दो चीज लिख लो, लूटना और इस्लाम का प्रचार, ठीक, इस्लाम का प्रचार, ये उसके दो ऑब्जेक्टिव थे। अब बात आती है, बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि उसने 16 आक्रमण किए, कोई कहता है 17 आक्रमण किए, कोई कहता है 12 आक्रमण किए। तो हम जो विख्यात इतिहासकार हैं हेनरी इलियट, क्या नाम है, हेनरी इलियट के अनुसार उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए, जो मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही माना जाता है, किसी में 12 नहीं माना जाता। मतलब हर इतिहासकार का अपना अलग अलग रेफरेंस है, ठीक है। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो हेनरी इलियट के अनुसार भारत में उसने 17 आक्रमण किए। कितने? 17 आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किया। कि किसके अनुसार? हेनरी इलियट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेनरी इलियट, ठीक है। ये इतिहासकार हैं हेनरी इलियट, इन्होंने अपना वर्णन किया उसमें, ठीक है। तो इसका पहला आक्रमण था वो क्या था? अब वो हम जानने वाले हैं कि पहला आक्रमण कब किया। 1001 एडी में, फिर 1005 एडी में मुल्तान पर किया, फिर 1008 एडी में बृजेश्वर टेम्पल पे किया, फिर 1008 के बाद 14 में, ठीक, 14 में किया, 1018 में किया, 21-22 में किया, ठीक, 24 में किया सोमनाथ टेम्पल पर, ठीक। तो 24 में सोमनाथ पे नहीं, शायद 1025 में सोमनाथ पे किया। 1024 में तो अजमेर के जो चौहान थे उनके साथ लड़ाई हुई, और मैं अभी अजमेर के चौहानों के बारे में भी बताऊं, ठीक। जो चौहान, वो कहते हैं ना कि हिंदू कोई इस समय नॉर्थ साइड में कोई राजा था ही नहीं जो गजनबी के बारे में गजनबी को पराजित कर सके, ठीक। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन थे वो जिन्होंने बहुत मारा। तो हम हेडिंग डालेंगे सभी, महमूद गजनबी के आक्रमण। हेडिंग डालो सभी, क्या? महमूद गजनबी के आक्रमण। लिखते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बस धीरे धीरे आपको पढ़ना है, और जितना मैं पढ़ाता चल रहा हूँ वो उसको समय समय पे रिवाइज ज़रूर करते रहें। एक अच्छे छात्र की पहचान यही है कि जो वो पढ़ता है वो समय समय पर उसका अध्ययन और रिवीजन, ठीक है, वो करता रहता है, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छे छात्र हैं और इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या रहेगी हमारी? महमूद गजनबी के, महमूद गजनबी के आक्रमण, ठीक। तो इसका पहला जो आक्रमण था, हम मुख्य ही पढ़ेंगे, पूरे हमें 16-17 नहीं पढ़ने, आप परेशान मत हो, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए वो ही पढ़ेंगे, ठीक। उसका जो पहला आक्रमण था वो था 1001 एडी में। कब? 1001 एडी में, ठीक। 1001 एडी में उसका जो पहला सफल आक्रमण था, जिसे हम कहते हैं बेहिंद का युद्ध। क्या? बेहिंद का युद्ध, ठीक, बेहिंद का युद्ध, ठीक। 1001 एडी में इसका युद्ध हुआ राज्यपाल से, ठीक। राज्यपाल ने, एक और मैं बात बता दूं, राज्यपाल एक दूरदर्शी राजा थे, पर हालांकि हाँ ये भी बात सत्य है वो सफल नहीं हो पाए। इसी ने जाके सबसे पहले गजनी पर आक्रमण किया था, गजनी जगह का नाम है, ठीक, तभी इसका नाम गजनबी पड़ा, ठीक है। तो उस पर आक्रमण किया, इसने खुद अपनी सेना ले जाकर वहाँ पे किया था, पर हाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, वहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थीं उनकी वजह से वह हार गया। बहुत सारी बार लड़ा पर हार गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई करने, ठीक है। अब यही वह राजा है जिसने सुसाइड कर लिया था, यानी आत्मदाह कर लिया था, ठीक है। तो
बेहिंद का युद्ध हुआ राजा जयपाल के अगेंस्ट, राज्यपाल के अगेंस्ट। ठीक, अब इसी के जो अब ये नहीं कि सिर्फ इसने आत्मदाह कर लिया तो इसके पूर्वज भी, सॉरी, इसकी जो आने वाली पीढ़ी थी उसने भी संघर्ष किया। किससे? गजनबी से। जैसे त्रिलोचन पाल है, इसके जो पीढ़ी बता रहा हूँ, त्रिलोचन पाल, आनंद पाल, ठीक है, आनंद पाल। ठीक, तो ऐसे भी संघर्ष किया भैया। तो ये बात क्लियर है। ठीक, पहला युद्ध कहाँ पे हुआ था? 1001 AD में बेहिंद का युद्ध था, राजा राज्यपाल के अगेंस्ट हुआ था, और सफल कौन रहा था? गजनबी हीरा। ठीक, और दूसरा आक्रमण जो था, यानी दूसरा नहीं कहेंगे हम, मुख्य ही लिख रहे हैं, यानी 1005 AD में, 1005 AD में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक, अब इसे कुछ इतिहासकार कहते हैं ये था सियाओं के विरुद्ध, यानी जो सिया मुसलमान हैं, मुस्लिम भी दो भागों में, दो वर्ग में बटे थे ना, एक सिया एक सुन्नी, तो इसने कहा था, गजनबी सुन्नी था, इसने सिया के विरुद्ध युद्ध किया था। एक इतिहासकारों का मानना है सिया के विरुद्ध। ठीक, अब धीरे धीरे देखना बढ़ रहा है सिया के विरुद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ें पता लग गई। ठीक है, मुल्तान में उसने सियाओं के विरुद्ध, उसने कहा कि भारत में बहुत ज़्यादा धन है। ठीक है, तो एक और आदेश दे दिया गया कि जब भी कोई मंदिरों में हमारे यहाँ प्रचलित है कि सोना चढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब जो भी है दान दक्षिणा प्राचीन समय में सोने में ज़्यादा होती थी, हमारी आस्था है। ठीक है, तो मुल्तान पर क्या किया कि मंदिर देखा गया, तो उसमें जो मूर्तियाँ थीं, ठीक, वही बहुत किलो की थी, यानी हजारों सिक्के मिल रहे हैं मूर्तियों से, हजारों वो सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, ठीक है, ये सब उसको मिल रही हैं। ठीक है, 1005 AD हो गई। 1005 AD के बाद 1008 AD में, ठीक, इसने आक्रमण किया, हिमाचल प्रदेश में है, नगरकोट ब्रजेश्वरी टेम्पल पर। कहाँ पे? ब्रजेश्वरी टेम्पल पर, नगरकोट। एक मिनट, ब्रजेश्वरी टेम्पल पर नगरकोट में आक्रमण किया। कब? 1008 में। ब्रजेश्वरी टेम्पल, नगरकोट, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, अभी प्रेजेंट में हिमाचल। नेक्स्ट इसका आक्रमण जो था वो था 1014 AD में। 1014 थानेश्वर में इसकी लूट हुई, थानेश्वर में लूट इसने की। ठीक, अब ये क्या था कि ये मंदिरों को तोड़ने लग गया था। मंदिरों को मतलब इसको पता चल गया कि हाँ मंदिरों में बहुत सारा सोना है, मूर्तियों के नीचे भी सोना छिपा हुआ है, तो ये मूर्तियों को विध्वंस कर देता था, खंडित कर देता था। थानेश्वर में लूट हुई। थानेश्वर मतलब हरियाणा, थानेश्वर हरियाणा, दूसरा ले लेता हूँ मार्कर, हरियाणा। ठीक है, 1014 के बाद नेक्स्ट जो था 1018 AD। 1018 AD में इसका जो युद्ध, नेक्स्ट था 1018 AD। 1018 AD में इसका युद्ध हुआ, इसने आक्रमण किया मथुरा और वृंदावन पे, मथुरा वृंदावन पे। ठीक, तभी अलबर्नी कहते हैं, यानी इनके इतिहासकार थे जो इनके बारे में लिख रहे हैं, तो अलबर्नी ने कहा है कि सबसे जो बसा हुआ जगह थी वो मथुरा और वृंदावन ही थी। ठीक, समृद्ध जगह। ठीक, मथुरा और वृंदावन। 1018 में आक्रमण किया इन्होंने, जितनी भी मूर्तियाँ थीं वो खंडित की। ठीक है, तो इनका दो ही ऑब्जेक्टिव ही इनके दो थे कि धन को लूटना और दूसरा इस्लाम का प्रचार। इस्लाम का प्रचार कैसे होगा? जब हम हमारी आस्था को चोट पहुंचाएंगे तब। ठीक, 1018 AD। अब इसी में किया था कन्नौज के जो शासक हैं,
अब इसमें कन्नौज के जो शासक हैं राज्यपाल, कन्नौज के जो शासक हैं राज्यपाल, इस पर आक्रमण किया। अब क्या था कि 1018 AD की अगर मैं बात करूं तो इसने मथुरा और वृंदावन में लूट चल रही थी, ठीक। तो इसने कुछ कह दिया राज्यपाल ने, ठीक। क्या बोल दिया कि अगर मेरी जगह पे आक्रमण किया होता तो मैं देखता, ठीक, मैं लड़ता, ठीक है। अब क्या है कि अब इसने क्या किया, कुछ सैनिक लिए, चंद सैनिक लिए, मतलब ज़्यादा सैनिक नहीं थे, और उसकी तरफ चल दिया। और इसका जो स्पाई सिस्टम यानी जो खुफिया विभाग है, यानी कि जो गुप्तचर प्रणाली है, वो बहुत स्ट्रांग थी। तो वो लेकर के वह चल दिया कहाँ पे, कन्नौज। अब इसने पहले ही सरेंडर कर दिया, पहले ही सरेंडर कर दिया, यानी कि इसने लड़ा ही नहीं। इसको बता दिया गया, इसके पास समाचार इसने गुप्तचर के द्वारा पहुंचा दिया कि महमूद गजनबी आ रहा है अपनी बहुत बड़ी सेना लेके, पर सेना पूरी नहीं थी, सेना बहुत छोटी थी। तो इसने क्या किया, इसने लड़ा ही नहीं युद्ध, इसने युद्ध ही नहीं लड़ा, ठीक। तो अब क्या था, बाकी भारतीय राजाओं में क्या था कि वो आपस में, अब भारतीय राजा आपस में कहने लगे कि इस राज्यपाल की वजह से, ठीक, राज्यपाल की वजह से महमूद गजनबी यहाँ तक पहुँच गया, उसको वहीं संघर्ष करना चाहिए था। अब वो महमूद गजनबी के बारे में नहीं सोच रहे, वो सोच रहे राज्यपाल के बारे में, यानी अपने भारतीय राजा के बारे में। अब उन्होंने संगठन बना लिया और इसको मारा भी, कि अब इसको मारते हैं, इसकी वजह से महमूद गजनबी आ गया, यानी महमूद गजनबी के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। तो इसको फिर संगठन बना के इसको मारा भी, इसको मार दिया गया, किसको, राज्यपाल। अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट 1024 AD में, ठीक। अच्छा, इससे पहले एक और लिख लो, 1021-22 में, 21-22 AD में कालिंजर पर, हाँ, मुख्य व्यक्ति यही था राजा विद्याधर, जो आज का जो मालवा, आज का MP क्षेत्र है, तब मालवा कहते थे, ठीक है। तो राजा विद्याधर चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। राजा विद्याधर चंदेल डायनेस्टी से, यानी चंदेल शासक थे जिनकी राजधानी खजुराहो थी। कालिंजर पर कौन थे राजा, राजा विद्याधर, ठीक। कौन सी, चंदेल शासक, ठीक। इनकी राजधानी क्या थी, खजुराहो, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ठीक है, अब क्या था, कालिंजर का किला जो था बहुत मजबूत था, यानी कोई लड़ ही नहीं सकता था। अब इसने क्या कर लिया, जब इस पर आक्रमण हुआ तो ये क्या हुआ, किला में कैद होके बैठ गया। अब बहुत समय के तक बैठा रहा, कब तक, दोनों को लगा कब तक बैठा, तो इनके बीच में संधि हुई। तो कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार कहते भी हैं कि सैकड़ों स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां जो है महमूद गजनबी ने राजा विद्याधर को दी, और उनके बदले में बहुत सारे हाथी, हजारों हाथी विद्याधर ने महमूद गजनबी को दिए, ठीक। ये बात कही जाती है, ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा। मतलब अब यही राजा विद्याधर वही राजा है जिसने संगठन बना के राज्यपाल को मारा था, यानी कि यही दूरदर्शिता नहीं थी, मैं फिर बार बार कहता हूँ भारतीय राजाओं, ठीक। अब नेक्स्ट, अब आप कहोगे कि यहाँ तक कोई ऐसा भारतीय राजा नहीं था जो इनसे मोर्चा ले सके, इनके पास खड़े थे ना 1024 AD की अगर मैं बात करूं, 1024 AD की अगर मैं बात करूं तो थे अजमेर के चौहान, ठीक। भाई साहब बहुत मारा है, गजनबी जब यहाँ आया तो इसको बहुत मारा, इस पर आक्रमण किया, ठीक। तो कौन थे, गोविंदराज द्वितीय और राजा वीर सिंह, गोविंदराज सेकंड और राजा वीर सिंह जी, ठीक। तो जब गजनबी यहाँ आया तो बहुत मारा इसको, नीचे लेटा हुआ था, 2-3 घूसे तो यूं लगा दिए, ठीक। इतना मारा तो मैं आपको क्या बताऊं, जब इसने 1025 AD में सोमनाथ पर हमला किया तो भाई अजमेर के रास्ते से नहीं आया,
ठीक, इतना वो खौफ खा चुका था अजमेर के चौहानों से कि भाई 1025 AD में जब भारत आया, यानी सोमनाथ मंदिर पर, टेम्पल पर उसने आक्रमण किया, लूटपाट की, तो भाई अजमेर के रास्ते से आया। जब उसको बताएगा कि भैया 2 रास्ते हैं सोमनाथ टेम्पल के, एक अजमेर वाला, एक थार मरुस्थल वाला, तो उसने कहा अजमेर से ना जाऊंगा भैया, अजमेर से ना जाऊंगा। बहुत मारा था, मतलब सबसे जो विफल आक्रमण कहेंगे तो अजमेर के चौहान ही थे। ठीक, अजमेर के चौहान। तो आपको पता होगा, हाँ हमारे यहाँ ऐसे भी राजा थे जो नहीं झुके। ठीक, पीटा, तो गर्व करना चाहिए आपको। ठीक है, 1024 AD की बात कर लेगी, यानी कितना मारा, बहुत मारा। तो भाई साहब ये किस रास्ते से आया? नेक्स्ट था 1025 AD में, 1025 AD में इसने किया सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ टेम्पल पर अटैक। ठीक, 1025 AD पर उसने किया सोमनाथ टेम्पल पर अटैक। ठीक है, लोग कहते हैं कि जब सोमनाथ टेम्पल पर अटैक हुआ तो लोग मंदिर की दीवारों पर बैठकर हंस रहे थे, कह रहे थे कि इसको भगवान सोमनाथ जी मानेंगे। नहीं ना, ये सिर्फ गलत तथ्य है, सही तथ्य नहीं। 5000 लोगों की शहादत गई है, जाने गई हैं, जब राजा ब्रह्मदेव जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में 5000 लोगों की जाने गई। ठीक है, अच्छा, तो उसने सोमनाथ टेम्पल पर इतना लालायित क्यों था? जब ये यहाँ से पिट के जा चुका था 1024 AD में, तो इसको एक खबर लगी थी। क्या खबर लगी थी? कि खबर लगी थी कि वहाँ पे बहुत, सोमनाथ टेम्पल में सुंदर स्त्रियाँ बहुत हैं, सुंदर स्त्रियाँ भी हैं, और दूसरा खजाना भी है, दूसरा खजाना भी है। सुंदर स्त्रियाँ इन द सेंस कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो वहाँ पे देवदासियाँ हुआ करती, यानी मंदिरों से पूजा करवा दी जाती थी पहले। किससे? मंदिरों से पूजा, मंदिर के जो देवता से उनसे शादी करवा दी जाती थी, और कुछ जो स्त्रियां थी रख दिया जाता था दीपक जलाने के लिए, गायन के लिए, नृत्य के लिए। ठीक है, मंदिरों में ऐसे पहले प्रचलित थी। ठीक है, तो ये जब उसको पता चला तो वो कहता है कि इसी लालायत की वजह से, इसी लालसा की वजह से, यानी कि ऊँटों पर चढ़कर थार के मरुस्थल के रास्ते, वह इतना मैं बताऊं आपको कि वह ऊँटों से नीचे सोता नहीं था, ऊँटों पर ही सोता था। ठीक, क्यों? क्योंकि वहाँ मरुस्थल में पीपड़ा सांप होते हैं, यानी अगर वो जहर, हवा में भी जहर छोड़ दें फिर भी लोगों की ओम नमः शिवाय हो जाए। ठीक, इतने खतरनाक सांप थे, तो मतलब फिर भी वह लालायत था ना। ठीक है, तो आया 1025 AD में। ठीक है, और तब जो वहाँ पे राजा थे, राजा ब्रह्मदेव जी, जो स्थानीय राजा थे, अपने 5000 लोगों के साथ उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। वो सफल हो गया अपने आक्रमण में, तो उसने पूरा मंदिर को विध्वंस कर डाला, मंदिर पूरा विध्वंस कर डाला, और पूरी जो वहाँ पे मूर्तियाँ थीं सभी को हटा दिया गया। सभी को पता होगा कि सोमनाथ जो है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ जी भी, एक सोमनाथ जी भी। ठीक है, तो इससे जो हिंदू थे उनकी आस्था पर बहुत ठेस पहुंची। ठीक है, अब मैं लिख दूं कि राजा ब्रह्मदेव जी, ब्रह्मदेव जी के नेतृत्व में संघर्ष किया। ठीक है, अब इसका जो अंतिम युद्ध था वो जाटों के विरुद्ध, 1027 जाटों के विरुद्ध। अब एक कहानी तो ये भी है 1027 AD में कि जब ये सोमनाथ टेम्पल लूट के ले जा रहा था वापस, ठीक, धन बन बहुत सारा हो गया था, अब वह अजमेर के रास्ते से भी नहीं जा रहा था। ठीक, तो आनन फानन में एक संगठन भी बना कि अब इसको महमूद गजनबी को वापस नहीं जाने देना है। अब भारतीय राजाओं की दूरदर्शिता तो देखो,
ठीक, इनको लग रहा था कि भाई अजमेर से आया है, भाई अजमेर से तो आया ही नहीं, और ये कहाँ पे ग्रुप बना के खड़े रहे अजमेर में, और वो कहाँ से निकल गया, मरुस्थल से, थार मरुस्थल से, डेजर्ट से, जंगल से। ठीक है, अब यही तो जगह था इनका। स्पाइस सिस्टम देखो, स्पाइस सिस्टम बहुत तगड़ा दिया था किसने, चाणक्य जी ने। लेकिन फिर भी हमारे जो राजा थे वो नहीं इन चीज़ों को देख पाए, समझ पाए। ठीक, वही कारण रहा भारत के पतन का। ठीक है, तो जाटों के विरुद्ध कहा जाता है कि जब ये वापस लौट रहा था तो कुछ जाटों ने मिल करके लूट लिया। ठीक, अब शब्द यूज किया गया कि जाटों ने महमूद गजनबी को लूट लिया। भैया सोना तो यानी धन तो हमारा था, तो हमने लूटा कहाँ। अच्छा, ऐसे ही लूटा जाता तो ठीक है, बाकी राजा भी लूट लेते, बाकी राजा भी तो लूट लेते ना। ठीक है, क्या बुराई है लूटने, कुछ नहीं ना। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा ये मोहम्मद गजनबी के बारे में, महमूद गजनबी के बारे में, तो कि कैसे वो भारत आया, क्या क्या कारण रहे। ठीक है, और उसका मुख्य कारण यही था, एक तो धन, दूसरा इस्लाम का प्रचार, और तीसरे सुंदर स्त्रियां, जो कि सोमनाथ टेम्पल से वो बहुत सारी स्त्रियों को अपहरण करके उसने राजा के पास भेजा। राजा मतलब खलीफा के पास भेजा। ठीक है, हाँ, तो यही थी आज की हमारी क्लास। हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, गौरी कौन था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में असफल क्यों हुआ। ठीक, और 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान असफल क्यों हो गए, क्या कारण रही। ठीक, इन्हीं के बारे में जानेंगे कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और आज आपके लिए एक प्रश्न है, उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा कि महमूद गजनबी के फादर का क्या नाम था। महमूद गजनबी के फादर का, पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।